तो चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से खबर है, जितेंद्र नारायण त्यागी ने यूपी के सीएम को खत लिखा है, चिट्ठी लिखी है। 3 दिन में हत्या की धमकी देने के मामले में कार्रवाई की मांग की है। थाना चौकी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कराने की मांग भी की है। इकबाल कासकर के भाई ने 3 दिन के भीतर हत्या करने की धमकी दी है। व्हाट्सएप कॉलिंग और पाकिस्तान से आए पत्र के जरिए यह धमकी दी गई है। इसकी शिकायत अब सीएम योगी से की है और मामले में कार्रवाई की मांग की है। जितेंद्र नारायण त्यागी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। धमकी भरा खत मिला है, व्हाट्सएप कॉल आई है जितेंद्र नारायण त्यागी के पास, जहां पर 3 दिन के भीतर जान से मारने की धमकी दी गई है। हालांकि इन्होंने पुलिस स्टेशन में मुकदमा भी दर्ज कराने की मांग की है और इकबाल कासकर के भाई ने 3 दिन में हत्या करने की धमकी दी है। व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए, पाकिस्तान से आए चिट्ठियों के जरिए यह धमकी दी गई है। अब इसकी शिकायत सीएम से की है। चिट्ठी लिख करके जितेंद्र नारायण त्यागी ने अपनी मांग रखी है कि यह मामला दर्ज कराया जाए और जरूरी एक्शन लिया जाए। इकबाल कासकर के भाई ने 3 दिन के भीतर हत्या करने की धमकी दी है। चलिए ज्यादा जानकारी सहयोगी अविनाश से लेते हैं। अविनाश, क्या है ये मामला, क्या अपडेट? जी देखिए, अगर बात करें तो अभी जिस तरीके से जितेंद्र नारायण त्यागी ने मुस्लिम धर्म छोड़ करके हिंदू धर्म अपनाया है, उसके बाद से लगातार उनको धमकी मिल रही है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो उनकी एक स्पीच भी थी जो उन्होंने हरिद्वार में दी थी। इसके बाद से लगातार उनको धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं। लेकिन इधर पिछले कई दिनों से उनको लगातार बहुत ज्यादा धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे थे, जिसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खत लिखा है कि जो ये तमाम सारे कॉल आ रहे हैं इसकी जांच की जाए और उनकी सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए जाए। ये अपनी ओर से उन्होंने जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को खत के द्वारा दी है और उनसे मांग भी की है, क्योंकि उनको लगातार पाकिस्तान से कई सारे कॉल्स आ रहे हैं जिसमें उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उनकी गर्दन काटने की धमकी दी जा रही है। तो इस तरीके से धमकी आने के बाद उन्होंने अब मुख्यमंत्री को खत लिखा है। तो क्या उनको आसपास प्रशासन या लोकल लेवल पे हेल्प नहीं मिली, मदद नहीं मिली? देखिए, अगर बात करें तो लोकल लेवल पे भी उन्होंने अपनी ओर से जो तमाम सारे संबंधित एसपी हैं, थाने हैं, वहां पे अपनी ओर से बात रख रखी है। लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री को भी अब पत्र लिख के अपने साथ जो घटनाएं हो रही है उससे अवगत कराने की कोशिश की है, जिससे कि तमाम तरीके से उनके पास कॉल्स आ रही है उसकी जांच हो सके और जो लोग उनको इस तरीके से धमकी दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। इसीलिए जितेंद्र त्यागी ने अब इस तरीके से खत लिख के मुख्यमंत्री को अपने साथ जो तमाम तरीके की जानकारी हो रही है उसको लेकर के अवगत कराया है। बिल्कुल, लेकिन प्रशासन का क्या कहना है लोकल लेवल पर इनके लिए सुरक्षा या फिर तमाम चीजों के बारे में क्या कह रहे हैं वो लोग? देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से उन्होंने लखनऊ के चौक पुलिस स्टेशन पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उनके पास फोन कॉल्स आ रहे हैं वो लखनऊ में फिलहाल मौजूद हैं। और वहीं पर अगर बात करें तो चौक पुलिस स्टेशन में उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने की भी मांग की है कि उनके पास व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से पाकिस्तान से फोन आ रहा है, उनका सर कलम करने की बात की जा रही है। क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अभी अपना धर्म परिवर्तन किया है और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने कई जो बयान रहे उसको लेकर के कई सारे जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको लगातार धमकियां दे रहे हैं। और यही कारण है कि जिस तरीके से पूरा माहौल बना हुआ है इसमें जितेंद्र त्यागी भी आ गए हैं कि उनको भी धमकी मिल रही है और उनके खिलाफ जो लोग धमकी दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उनकी सुरक्षा पर्याप्त। बिल्कुल अविनाश, देखना होगा कि जो स्थानीय प्रशासन के तौर पर उनको क्या सुविधाएं मिलती हैं और अब ये जब पूरा मामला सीएम के संज्ञान में है तो क्या कार्रवाई होती है। शुक्रिया अविनाश जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। देहरादून से अगली खबर है, खबर भी हम आपको बताएं देहरादून से, जहां अपर सचिव रामविलास यादव के आवास पर छापेमारी की खबर मिल रही है। लखनऊ, गाजीपुर, देहरादून के टिहरी हाउस समेत 7 ठिकानों पर छापा मारा गया है। विजिलेंस की टीम के 7 जगहों पर छापेमारी की खबर आ रही है। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में विजिलेंस टीम ने एक्शन लिया है। रिटायर होने से पहले लंबी छुट्टी पर चल रहे हैं अपर सचिव। विजिलेंस टीम ने रामविलास पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह मामला दर्ज कराया गया है। तो देखिए खबर मिल रही है, देहरादून अपर सचिव रामविलास यादव के आवास पर छापेमारी। चलिए पूरा घटनाक्रम समझते हैं। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, क्या है ये पूरा मामला, किस तरीके से कार्रवाई हो रही? जी देखिए स्नेहलता, जो अपर सचिव हैं आईएएस हैं और इस समय गायब चल रहे हैं, ये यानी छुट्टी पर चल रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जब तैनात थे पहले यूपी कैडर के थे, बाद में जब सपा सरकार का एक तरह से सपा सरकार हार गई और भाजपा की सरकार बनी तब ये अपने आप को इन्होंने कैडर चेंज करवा के वहां पर उत्तराखंड में तैनात करा लिया। और आईएएस हैं, सीनियर अधिकारी हैं, इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं। आय से अधिक संपत्ति का एक मामला चल रहा है। विजिलेंस ने मुकदमा भी दर्ज किया है इनके ऊपर देहरादून में, और लखनऊ में भी इनके खिलाफ एक हजरत कोतवाली में एफआईआर है धोखाधड़ी की। आय से अधिक संपत्ति, और ये कहा जा रहा है कि ये चूंकि एलडीए के सचिव रहे हैं, मंडी परिषद में भी अपर निदेशक के पद पर यहाँ यूपी
में तैनात रहे हैं, सपा सरकार के करीबी माने जाते हैं और करोड़ों की संपत्ति, सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई है इन्होंने। गुडम्बा में इनका एक स्कूल है, इसके अलावा जो आवास है, बहुत एक शाही बंगला इन्होंने बनाया है, तमाम अन्य संपत्तियां भी चिन्हित की गई हैं। इसको लेकर देहरादून से विजिलेंस की, चूंकि विजिलेंस जांच कर रही है, एक टीम यहाँ पर आज सुबह पहुंची है और कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। लगातार छापेमारी का दौर जारी है। जो सीतापुर रोड पर इनका शानदार आलीशान कोठी बनी हुई है, वहां पर इसमें टीम मौजूद है और एक महिला अधिकारी भी है, कई पुलिस अधिकारी भी साथ। विवेक, देखिए इतनी सारी संपत्ति उत्तर प्रदेश में है, लेकिन पोस्टिंग लेकर के पहुंचे देहरादून, और देहरादून से हमारे सहयोगी विनोद भी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे जानकारी लेते हैं कि देहरादून यानी उत्तराखंड के पास क्या जानकारी है इनके बाबत। जी विनोद। बिल्कुल, देखिए आय से अधिक संपत्ति के मामले में अपर सचिव रामविलास यादव के तमाम जितने भी ठिकाने हैं, 7 ठिकानों पर विजिलेंस की टीम की लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। एसपी विजिलेंस रेणु लोहानी के नेतृत्व में ये टीम जारी है, जिसमें लखनऊ है, गाजीपुर है, रामविलास यादव के जो पैतृक आवास है वहां पर उन ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा देहरादून में उनका एक घर है। विनोद, ये सवाल है कि रामविलास यादव है कहाँ? इनकी पोस्टिंग अभी उत्तराखंड में ही है। बिल्कुल, उत्तराखंड शासन में अपर सचिव के पद पर ये तैनात है, लेकिन इसी महीने वो रिटायर्ड भी होने हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही, यानी 3-4 दिन पहले वो लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। अभी तक उनसे कोई संपर्क किसी का नहीं हो पा रहा है। और राज्य सरकार जिस तरह से उन्होंने विजिलेंस के द्वारा उनकी जांच कराने के आदेश दिए थे और 19 अप्रैल को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश यहाँ पर निर्देश दिए गए थे, उसी क्रम में आज बड़ी ताबड़तोड़ विजिलेंस की टीम के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर हो, लखनऊ हो, टिहरी हाउस हो या देहरादून में तमाम उनके जो, तो लखनऊ से लगाए उत्तराखंड में कई जगहों पर पूरी प्रॉपर्टीज खंगाली जा रही है, आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये खुद हैं कहाँ? रिटायरमेंट से पहले, ठीक पहले लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि अगर सबूत मिलते हैं तो इनको कहां से ढूंढा जाएगा। ये तमाम चीजें चलती रहेंगी। विवेक आपका शुक्रिया, विनोद आपका शुक्रिया इस खबर पर तमाम डिटेल साझा करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रयागराज हिंसा से जुड़े मास्टरमाइंड के बारे में। एक बड़ी खबर जहां मोहम्मद जावेद बताया जा रहा है। इस पूरे हिंसा के पीछे, पर्दे के पीछे जो बड़ा प्लेयर है उसका नाम मोहम्मद जावेद है। मोहम्मद जावेद के इशारे पर ही पूरी साजिश रची गई है, इस बात का शक है प्रशासन को। अब मोहम्मद जावेद का नाम सामने आया है, जिसने इस पूरे हिंसा के ताना बाना को बुनने का काम किया है, जिसने ही लोगों को पत्थरबाजी के लिए उकसाया और किस तरीके से प्रदर्शन को हिंसा में तब्दील करना है, इसकी तैयारी इसके ही इशारों पर हुई होगी। ये बड़ी खबर आ रही है। मोहम्मद जावेद के ऊपर अभी शक है। तो देखिए, इंटेलिजेंस और जो टीम एजेंसियां हैं, जो पुलिस महकमा है, उससे मोहम्मद जावेद के ऊपर शक है और इसी के इशारे पर यह पूरी साजिश रची गई है। जिस तरीके की हिंसाजनक तस्वीरें आई हैं जुम्मे की नमाज के बाद, उसके बाद पर्दे के पीछे कौन खिलाड़ी था जिसने ये पूरी साजिश को रचा, तो मोहम्मद जावेद वो नाम बताया जा रहा है जो इस हिंसा के पीछे मास्टरमाइंड हो सकता है। तो देखिए, सिर्फ जावेद ही नहीं, पुलिस को 10 लोगों की तलाश है जिनकी भूमिका पर संदेह है, वो संदिग्ध है। देखिए, पुलिस को अली अहमद, कौन है ये? इमाम अटाला बड़ी मस्जिद की तलाश है। शाह आलम, प्रयागराज जिलाध्यक्ष AIMIM, इनकी भी तलाश है। उमर खालिद, इस्लामिक एक्टिविस्ट। सारा अहमद, AISA कार्यकर्ता हैं, इनकी भी तलाश है। आशीष मित्तल, वामपंथी नेता हैं, इन्हें भी खोजा जा रहा है। जावेद अहमद उर्फ पंप, जावेद पंप जिसे कहते हैं लोग, सोशल एक्टिविस्ट बताया जाता है, इसकी भी तलाश है। मोइनुद्दीन स्थानीय पार्षद हैं और अली अहमद CAA एक्टिविस्ट हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ स्थानीय पदाधिकारी, इनकी भी तलाश चल रही है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में जुमे की नमाज के बाद लोग कैसे सड़क पर कहां से पत्थर लेकर के आए और ये तस्वीरें हमारे आपके सामने आई। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का, जिनके पास तमाम इनसाइड अपडेट हैं और इस वक्त जितनी भी कार्रवाई चल रही है कई पहलू पर नजर बनाए हुए हैं। मोइन बताइए। देखिए, आपको बता दें कि ABP गंगा की खबर पर मुहर लगी है। हमने कल ही बता दिया था कि ये जो प्रयागराज में हिंसा हुई है, इसमें मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप नाम का
जो शख्स है वो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं अटाला चौराहे पर, वो अटाला चौराहा जहां कल सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। तो प्रयागराज के सरकारी महकमे के तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। डीएम संजय कुमार खत्री हैं, एसएसपी अजय कुमार हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में 3 एफआईआर की गई है, 70 लोगों को नामजद किया गया है, 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ जो 70 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई थी उनमें से 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 31 अन्य लोग जो हैं, जो वीडियो फुटेज और तस्वीरों के आधार पर गिरफ्तार किए गए हैं। 68 लोगों की गिरफ्तारी अब तक की गई है और 29 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। और खास बात यह बताया जा रहा है कि जो मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप है वही इस पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड है। और इतना ही नहीं, इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि जावेद पंप के साथ उसकी बेटी भी शामिल हो सकती है। इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है। उसकी बेटी जेएनयू में पढ़ती है। जेएनयू में जो आंदोलन हुए हैं उन आंदोलनों में वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। लेफ्टिस्ट जो संगठन है उनके साथ जुड़ी हुई है। तो क्या बाप बेटी के बीच जो है, जो कनेक्शन है वो हिंसा को लेकर के है, इस बात की पड़ताल प्रयागराज पुलिस कर रही है। तो प्रयागराज पुलिस का कहना है कि मोहम्मद जावेद का जो फोन है उसे जब्त कर लिया गया है, उसकी पड़ताल की जा रही है। तमाम महत्वपूर्ण चीजें उस फोन से डिलीट की गई हैं। एफएसएल भेजा जाएगा, यानी फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा, उसकी जांच कराई जाएगी। इसके साथ साथ अगर जरूरत पड़ती है उसकी बेटी से पूछताछ करने के लिए, बेटी की गिरफ्तारी करने के लिए, तो दिल्ली पुलिस की भी मदद ली जा सकती है जरूरत पड़ने पर। तो इस वक्त की अहम खबर है, बड़ी जानकारी है कि मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप जो है वो और उसकी बेटी, ये दोनों जो है ये मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। जावेद पंप की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसका फोन बरामद हो चुका है। हालांकि बेटी का कितना रोल है ये अभी बहुत साफ नहीं है, इसलिए बेटी को पुलिस जो है वो सीधे तौर पर अभी साजिश करता नहीं मान रही है। उसका कहना है कि हम इस बारे में पड़ताल करेंगे। लेकिन पिता और पुत्री के बीच लगातार संपर्क होता रहता था, फोन पर बातचीत होती रहती थी, व्हाट्सएप चैटिंग होती रहती थी और तमाम व्हाट्सएप चैटिंग को डिलीट भी किया गया है। तो पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जरूरत पड़ती है तो इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की भी मदद ली जाएगी और दिल्ली पुलिस से अगर बेटी का रोल सामने आता है तो दिल्ली पुलिस के जरिए उसकी गिरफ्तारी भी कराई जाएगी। और साफ एसएसपी अजय कुमार ने से अभी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। अब तक 70 लोग नामजद किए गए हैं। इसके साथ साथ 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और वीडियो फुटेज व तस्वीरों के जरिए तमाम लोगों की पहचान की जा रही है। यानी हालात सामान्य होने के बाद, हालात काबू में आने के बाद अब एक्शन का दौर है और अफसरों का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में बुलडोजर भी चलेगा, एनएसए भी लगेगा, गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। यानी एक सख्त संदेश देने की कोशिश की जा रही है और अफसरों ने इस बात का इशारा किया कि जिस तरीके की कार्रवाई कानपुर में हुई थी उससे भी सख्त कार्रवाई प्रयागराज में की जाएगी, ताकि जो भी लोग हिंसा में शामिल थे उनको एक कड़ा संदेश दिया जा सके, ताकि वो दोबारा कानून के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश ना कर सके, कानून को कभी दोबारा अपने हाथ में लेने की कोशिश ना कर सके। इस बात के दावे। चलिए, इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है सहारनपुर में हिंसा का मामला, जहां पर पुलिस ने अब तक 48 लोगों को गिरफ्तार किया है। जुमे की नमाज के बाद क्या हुआ था हंगामा और उसके बाद अब गिरफ्तारी की खबर देखिए। अभी हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन बता ही रहे थे कि प्रयागराज में क्या स्थिति है, किस तरीके से वहां पर एक्शन लिया जा रहा है। इसी बीच हम आपको सहारनपुर की भी अपडेट दें, क्योंकि तस्वीरें कल वहां से भी आई थी हिंसा की। प्रदर्शन के बाद किस तरीके से पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, हिंसा हुई, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं। और अब आपको बताते चलें कि 48 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जुमे की नमाज के बाद, हंगामे के बाद अब बारी है कार्रवाई की, एक्शन की। और बड़ी अपडेट यही है कि 48 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। धरपकड़, खोज, पहचान, छानबीन, ये तमाम चीजें अब प्रशासन की ओर से की जा रही हैं। तमाम पुलिसकर्मियों को लगाया गया है, एजेंसियां सक्रिय हैं और हर एक पहलू पर जांच की जा रही है। खंगाला जा रहा है, खोजा जा रहा है तमाम वीडियोस को, जिसके जरिए पता लग सके कि किन किन लोगों ने इस हिंसा में हिस्सा लिया है। बड़ी खबर कानपुर से है। अवैध निर्माण के खिलाफ यहां कार्रवाई हुई है। प्रशासन की टीम ने मोहम्मद इश्तियाक नाम के एक शख्स की अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है। इमारत के उस हिस्से को गिरा दिया गया जहां अवैध निर्माण हुआ था। मौके पर पहुंची 4 जेसीबी ने इमारत के उस हिस्से को गिराया जो अवैध रूप से बनाई गई थी। तो देखिए, ये तस्वीरें भी आई हैं कानपुर से। मोहम्मद इश्तियाक ये शख्स बताया जा रहा है जिसकी ये प्रॉपर्टी है और उसी हिस्से को गिराया गया है जो अवैध है।
ये ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है किसके खिलाफ की जा रही है? ये कोई मोहम्मद इश्तियाक हैं और इनका जो है एक ध्वस्तीकरण आदेश पूर्व में पारित हुआ था। आज एक तिथि रखी गई थी कि जो इन्होंने कुछ गलत बना रखा था आगे का सेटबैक एरिया, उसी के क्रम में एक नॉर्मल प्रोसीजर में जो कार्रवाइयाँ प्राधिकरण करता है उस आधार पर की जा रही है। नोटिस सर्व किए गए थे? हाँ, नोट से जो संबंधित अधिकारी थे जिन लोगों ने सुना था उनके द्वारा वो अपनी कार्रवाइयाँ की गई। आज ये कार्रवाई जो आप है पूरी क्या करेंगे? ये कार्रवाई तो आज इनका जो सेटबैक इन्होंने ज़्यादा आगे बना लिया था उसके क्रम में कार्रवाई नॉर्मल प्रोसीजर में प्राधिकरण की कार्रवाई है। कानपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हुई और किस तरीके से ये कार्रवाई हुई, देखिए हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। कानपुर विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन की टीम और पुलिस की टीम आज बुलडोजर लेकर के पहुंची है। बेना जाबर का यह इलाका है, स्वरूपनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला इस इलाके में मोहम्मद इश्तियाक के अवैध निर्माण को ढहाया जा रहा है। अवैध इमारत को सील किया गया था, लेकिन दूसरी चीज़ ये भी कि नियमों को ताक पर रख करके बनाया गया था। इमारत को सील किया गया था और दूसरा ये कि 2021 में सील किया गया था, लेकिन इसमें कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी चल रही थी। दूसरा ये कि रेजिडेंशियल नक्शा पास कराया गया था, जबकि कॉमर्शियल एक्टिविटी का काम हो रहा था। ये तमाम नियम जब टूटे हुए मिले तो उसके बाद नोटिसेस दिए गए थे मोहम्मद इश्तियाक को, लेकिन नोटिसेस सर्व होने के बाद भी अपनी अवैध अतिक्रमण करने की इच्छा को नहीं रोका गया और उसके बाद आज बुलडोज़र पहुंचे हैं। 4 बुलडोज़र हैं, आरएएफ को लगाया गया है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन ऐसी ना बने। अंदर गली में हम देख रहे हैं तो पीएसी को लगाया गया है और तमाम अधिकारी, चाहे वो पुलिस के हों, प्रशासन के हों, कानपुर विकास प्राधिकरण के हों, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। हम जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आरएएफ है, पीएसी है और पुलिस के तमाम बल हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इसके बारे में आप जरा डिटेल बताइए कि क्या क्या कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? इनका एक तो ये था कि इनका जो नक्शा पास हुआ था, जैसा कि अधिकारियों ने बताया है, वो आवासीय नक्शा पास था। कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे थे, पहली बात तो। दूसरा, इनको जो आगे सेटबैक एक्ट छोड़ना चाहिए था वो इनके द्वारा छोड़ा नहीं जा रहा था, तो इसके पूर्व भी। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, मोहम्मद जावेद की गिरफ्तारी हो गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बताते चले। देखिए, हिंसा के बाद अब धरपकड़ की कार्रवाई बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी में प्रयागराज से बड़ी अपडेट, बलवा और हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर। मोहम्मद जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जावेद पंप के नाम से जाना जाता है मोहम्मद जावेद, इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धरपकड़ चल रही थी, बवाल और हिंसा से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको देते चले। मोहम्मद जावेद पुलिस की गिरफ्त में। तो आपको बताएं, 10 संदिग्धों की सूची में से मोहम्मद जावेद का जिक्र सबसे ऊपर चल रहा था। बलवा और हिंसा से जुड़ी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाए प्रयागराज पुलिस को कामयाबी मिली है। मोहम्मद जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, संदिग्ध की भूमिका में था। ऐसे में अब पुलिस के गिरफ्त में मोहम्मद जावेद पंप भी कहते हैं इसे। बलवा और हिंसा से जुड़ी बड़ी अपडेट प्रयागराज से। मोहम्मद जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको बताएं, हिंसा प्रदर्शन के बाद हिंसा जिस तरीके से हुआ प्रयागराज में, इसका मास्टरमाइंड कौन, इसकी सूची में मोहम्मद जावेद का भी नाम शामिल था। और अन्य जगहों से कहीं से आएंगे तो उसके आधार पे अगर उसकी लड़की जो जेएनयू में पढ़ती है उसका कोई दोस्त सामने आएगा तो वो भी कार्रवाई से कतई बच नहीं सकती है। दूर रहना कोई इसका मीनिंग नहीं है कि आप कार्रवाई की जद में नहीं। अगर साजिश कर रहे हैं, चाहे मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं, व्हाट्सएप के कॉलिंग के थ्रू कर रहे हैं, व्हाट्सएप चैट के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, तो भी आप 120B IPC के दोषी माने जाते हैं और उसमें आपको सज़ा होती है। तो उस पर भी लगातार काम हो रहा है। सबूत मिलने पर उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। अगर निर्दोष होगी तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई नहीं होगी। पिता पुत्री जो हैं ये CAA और NRC के आंदोलन को भी लीड कर रहे थे। पुत्री का तो नाम नहीं इसमें आया है, लेकिन ये प्रमुखता से काम कर रहा था मोहम्मद जावेद और जावेद पंप। ये बात सामने आई है कि ये प्रमुखता से उस आंदोलन में भी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा था। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों के भी नाम आए। पार्टीज़ के लोगों का ना कहिए, कुछ ऐसे क्रिमिनल्स और अराजक तत्वों के नाम आए हैं जो कुछ पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। मिसाल के तौर पर AIMIM का भी नाम आया है, इसमें भी 3-4 लोगों के नाम आए हैं। उनके बारे में भी डिटेल इकट्ठी की जाएगी। अगर उनका दोष होगा तो उन पर भी सख्तियाँ कार्रवाई की जाएगी। अगर निर्दोष पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। एक अंतिम सवाल यह है कि दोषियों के घर पर बुलडोज़र चलेगा? देखिए, जो क्राइम में लिप्त है कानून व्यवस्था को हाथ में ले लेता है, कानून को हाथ में ले लेता है, किसी कानून को नहीं मानता,
पुलिस प्रशासन में पथराव करता है, ऐसे लोगों पे आप क्या कार्रवाई करेंगे? ढूंढा जाएगा, उनके जो काला चेहरा है उनको बेनकाब किया जाएगा। उन्होंने जो अवैध निर्माण किए हैं उसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नियमानुसार डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा की जाएगी। जो अवैध संपत्तियां उसने अर्जित की हैं, काली कमाई है उनकी, उसको 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत उसका जब्तीकरण किया जाएगा। तो 360 डिग्री कार्रवाई होगी, किसी भी तरह से उनको रियायत नहीं मिलेगी। उनको ये एहसास हो जाएगा कि गलत काम करने का क्या सज़ा होता है। प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार जो ये जानकारी दे रहे हैं कि जो हिंसा हुई थी उस मास्टरमाइंड जो है वो मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप है। उसकी एक बेटी भी है जो जेएनयू के आंदोलनों में लगातार एक्टिव रहती है, उसके रोल भी खंगाला जा रहा है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की मदद ली जाएगी। और जो जावेद पंप की बेटी है जो दिल्ली में रहती है, जेएनयू में पढ़ाई करती है, उसकी भूमिका की भी जाँच कराई जाएगी और ज़रूरत पड़ी तो उसकी भी गिरफ्तारी कराई जाएगी। और जो दोषी हैं इस पूरे मामले में उनके घरों पर, उनके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो आपने देखा कि जावेद पंप की गिरफ्तारी पर यह बड़ी अपडेट एसएसपी ने दी है और कहना सिर्फ यही है कि जिसने भी पत्थर चलाए, जिसने भी कानून को हाथ में लिया, अशांति फैलाई, उसके लिए जरूरी कार्रवाई की जाएगी। इसके क्रम में जो भी आएगा, जो भी नाम आएगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।